अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम धरना देने, इस्तीफे देने, दावे तो बहुत बड़े थे, लेकिन पहले दिन से दो बड़ी जमातें किसी भी सूरत में एक ही नुक्ता नज़र की ना हामिल थीं और ना ही एक ही नुक्ता नज़र के साथ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा सकती थीं। उसकी रिफ्लेक्शन हमें हर मौके के ऊपर नज़र आई। दावे तो बहुत बड़े बड़े करते थे, लेकिन अंदर फूट पड़ी होती थी। अंदर बात होती थी, मौलाना फजलुर रहमान का इसरार होता था इस्तीफे दें, असम्बलियों को छोड़ें, असम्बलियों में जाना ही नहीं है। कभी नून लीग पीछे हटती थी और पीपल्स पार्टी तो इस्तीफों वाली चीज़ से कोसों दूर थी। वो दूसरा रास्ता अब बताते थे कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, मरकज़ में ऐसे करें, यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के ऊपर, सेनेट इलेक्शंस के ऊपर पीपल्स पार्टी राइट पे और मुस्लिम लीग नून लेफ्ट पे, मौलाना फजल रहमान सेंटर में आगे कि नहीं ये सारा कुछ ही छोड़ें, आज इस पूरा सिस्टम को तोड़ दें। आज पीडीएम के इजलास के अंदर फाइनली वो चीज़ खुल के सामने आ गई जो एक साल से वो अंदर ही अंदर इनके इजलासों के अंदर तो वो लावा पकता था, लेकिन मीडिया के सामने आते थे तो वो अपने दावे और नारे वैसे ही सियासी तौर पर चमका के पेश करते थे कि लगे कि सारी अपोजिशन एक ही मुतालबे के ऊपर है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और असम्बलियों से हमने इस्तीफ़े देने हैं। आज वो मौका आया जब ये तय करना था कि 26 मार्च को हमने लॉन्ग मार्च करना है और इसके साथ ही इस्तीफ़े भी देने हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चाराकार अब रह नहीं गया। सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने बड़ी एक क्लियर पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देने जब तक नवाज शरीफ नहीं आते। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, इसहाक डार को साथ लेकर आएँ, फिर हम अपने इस्तीफे उनको दे देंगे। इस्तीफे दें, एहतजाजी सियासत करें, सड़कों पर आएँ, जेलों में भी इकट्ठे जाएंगे। ये वो चीज़ है जो नवाज शरीफ और इसहाक डार अभी कर नहीं सकते। वो आएंगे तो वो जेल में जाएंगे और उन्हें मालूम है कि इस हुकूमत के अंदर आते रहते हुए ये वाली ऑप्शन वैसे ही होगी जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला कर लिया था और जेल में चले गए। उनको तो इस्टेब्लिशमेंट बचा के पाकिस्तान से निकाल के ले गई। नवाज शरीफ को किसी इस्टेब्लिशमेंट ने वो रास्ता अब नहीं देना कि इनको जद्दा की फ़्लाइट पे या लंदन की फ़्लाइट पे बैठाया जाएगा। तो फ़िलहाल उनके लिए ऑप्शन वही है कि वो लंदन बैठे और लंदन बैठ के बयान दागे। और पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम की सियासत थी उसका फ़िलहाल कोई शराजा बिखरता नज़र आता है। जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है, इनका जो प्लान है अनाउंस्ड है, 3-4 दफ़ा डेट्स उसकी आगे गई। उसके ऊपर भी जो लीडर्स हैं वो एक पॉजिटिव थिंकिंग है। वो पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि इस वक्त वो जो यूके स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, उसकी वजह से धरना नहीं हो सकता। 3-4 रोज़ आके बैठ नहीं सकते। आ जाएंगे तो एक दिन के लिए तो आ सकते हैं। आइए, लॉन्ग मार्च करिए, तकरीरें करिए, हुकूमत को बुरा भला बोलिए और वापस चले जाइए। आके अगर बैठना है तो फिर इसको आगे ले जाइए। अभी पीडीएम के लीडर्स बाहर आएंगे, अपनी स्पीचेस करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इस्तीफ़ों के ऊपर बाकायदा दोनों जमातें एक दूसरे से अलहदा हो चुकी हैं और मौलाना फजलुर रहमान शदीद गुस्से में वो दोनों जमातों को घूर रहे हैं और उनसे सवालात के जवाबात मांग रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ, गफूर हैदरी को किसने डिच किया, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट साथ मुस्तरद हुए तो तरीक़ाकार किसने तय किया था, वो 7 सेनेटर्स कौन थे, क्योंकि उसमें से ऑब्वियसली 5 लोग पीएमएलएन के थे जिनके वोट मुस्तरद हुए। तो ये वो सवालात हैं जो पीडीएम के लिए एक लम्हा फ़िक्रियाँ हैं और इनका इत्तेहाद कमज़ोर पड़ता नज़र आता है। आपको कुछ माजी की मिसालें ने, जब मरियम नवाज़ और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ों के ऊपर कहते थे इस्तीफ़े तो इनके मुँह पे मारेंगे, आर या पार, बस आज तो ख़त्म जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आज गई और कल गई। वो ज़रा कुछ उनके दावे सुन लें। उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे हमारा एटम बम है। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए। 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफी होना पड़ेगा। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जमे हो रहे हैं, इस्तीफा जमा होंगे, इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। 10 डेडलाइंस दी, 10 आर या पार किए, कहीं आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि ख़ुद उनकी कश्ती जो है वो भंवर में फंस चुकी है। मतलब जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो पोजीशन ली वो बड़ी ऑब्वियस थी कि सिंध हुकूमत छोड़कर इस्तीफ़े देकर वो सड़कों पे क्यों आए। इलेक्शन में जाना पड़े तो हो सकता है 10 सीटें वो हार जाएं
तो वो क्यों ऐसी मुश्किल में अपने आप को डाल लें। नून लीग, उसके पास कोई हुकूमत नहीं है, मौलाना फजल रहमान पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, वो डेस्परेट है कि कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ ख्यालात, जरदारी साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, मियाँ साहब सब्र का हौसला लो। तो आज भी उन्होंने मीटिंग में यही कहा कि मियाँ साहब सब्र का हौसला लो, अभी इस्तीफ़ों का टाइम नहीं आया। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, जरताज गुल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अताउल्ला तारड़ हैं PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहूँगा। जरताज गुल, आज तो आपकी जमात बहुत खुश होगी, लुटियाँ डाल रही होगी कि PDM फारिग हुई आज। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज तो प्रैक्टिकली तो PDM की सियासत का जनाजा निकल ही गया। आज तो पता चल ही गया कि ये सब अलग अलग है और इन्हीं का जुमला इनको मुबारक हो कि एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी पूरी PDM पे भारी। आज तो PDM में स्पेशली PMLN को जो जरदारी साहब ने उल्टे हाथ की कान के नीचे रख के लगाई है ना, यकीन करें, उल्टे हाथ की कान के रख के लगाई है ना, उन्होंने बता दिया है कि वो वाकई इनके ऊपर भारी हैं। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह की पनाह, जो पुराने जो बदले थे जो जरदारी साहब ने दिल में रखे हुए थे कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तजलील किया करते थे। पहले उन्होंने उनकी बेटी को बुलाया उनकी कब्र पे और जाके उनसे नारे लगवाए पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के, बदला वहाँ पे भी ठंडा ना हुआ। और आज जो उन्होंने कहा है कि जी मियाँ साहब आप तशरीफ़ ले आए तो फिर इनकलाब होगा। देखिए ये भी कैसी कमाल उन्होंने ख्वाहिश की, जो अपने वर्कर्स को खुद छोड़ के भाग जाए, जो इस कदर बुज़दिल हो के बीमारी का बहाना बना के चला जाए, हर दफ़ा खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करके नोटों के बैग लेकर वो भाग जाए, वो कहाँ पाकिस्तान आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज काफ़ी सामने नज़र आ गई हैं चीज़ें कि PDM का जो बयानिया है, जो आपस में ट्रस्ट डेफिसिट था, ये काफ़ी देर से हमने नज़र रखी हुई थी कब इनका इजलास होता है सेनेट के बाद। पहले सारी बातें इन्होंने एक दूसरे की पीठ पे छुरा घोंपा, फिर इन्होंने मौलाना गफूर हैदरी की पीठ पे छुरा घोंपा, और आज तो जो जरदारी साहब ने PMLN के साथ किया है, मैं मलिक साहब हैरान हूँ कि क्या PMLN में पुराने सियासी लीडर ख़त्म हो गए, इनको इदराक नहीं है कि हमें बच्चा बना रही है पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल PMLN की सियासत ही ख़त्म कर दी है। पहले बिलावल ने आप कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब इदारों को पर कदगन लगाते तो कोई सबूत तो होगा ना। तो आज इस्तीफ़ों वाली बात पे ये कहना कि मियाँ साहब आप तशरीफ़ ले आए, मेरा तो डोमिसाइल भी यहाँ का नहीं है। मैं समझती हूँ कि PMLN को अब अपनी सियासत में सोचना चाहिए कि मरियम बाजी इनकी सियासत कहाँ तक ले गई है। तारड़ साहब से पूछते हैं। तारड़ साहब, जरताज गुल ने बाकायदा, वो लॉरन है ये, तो लॉरन होने का सबूत दिया, उन्होंने कहा उल्टे हाथ की कान के नीचे लगाई है। तो आपको आप बताइए इसका जवाब क्या देंगे? रोने भी नहीं दे रहे जरदारी साहब, उनको रोने भी नहीं दे रहे, कहते हैं आप हैं मेरी बेटी, रोने भी नहीं दे रहे। जरताज बीबी का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जो सेनेट के इलेक्शन में इनके साथ हुई है और जिस तरह इनके 16 अरकान जो हैं वो डिफेक्ट किए हैं और हमने इनके दोनों गाल लाल किए हैं और उल्टे हाथ की नहीं सीधे हाथ की ही लगा के लाल किए हैं, तो उसके बाद ये गुस्सा भी जायज़ है। इनकी ये जो सबूत दे रही हैं कान के नीचे वाला, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन में किसको किसने मारा? वो तो क्लियर है ना, वो तो प्रिजाइडिंग अफसर ने मारा। वो 7 वोट जिस तरह रिजेक्ट किए गए, इससे बेहतर था संजरानी साहब थोड़ी शर्म कर लेते, किसी चौक में उठा लेते। और डिप्टी चेयरमैन में 10 वोट उसमें क्या हुआ? हमें देखिए, चेयरमैन का जब इलेक्शन इस तरह आप कर ले तो डिप्टी चेयरमैन का फिर मैटर नहीं करता, ये हमेशा से होता है। मलिक साहब बात ये नहीं है, चले खैर आज टॉपिक से हटे नहीं, वो राइट या लेफ्ट जिस भी हाथ से पड़ी होगी वो पड़ी तो उसमें भी थी भी, अगर यही डेफिनेशन है। लेकिन PDM के इजलास में आज जो कुछ हुआ ये आपको भी पता था, आपने इतना हेवीली इन्वेस्ट क्यों किया पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए मैं अभी भी मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इजलासों में इस तरह की बातें होती हैं, हमारी इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में हर तरह की बातें होती हैं और बातें खुल के होनी चाहिए। PDM का आज जो मुश्तरका एलामिया आएगा, तारड़ साहब, इसके ऊपर अब आप पर्दापोशी नहीं, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये पहले इजलास के अंदर जिस दिन इस्तीफों की बात आई थी, आसिफ जरदारी उस दिन बैक ट्रैक कर गए थे, और आज 6 महीने की उस सियासत के बाद जिसमें आप लाहौर, गुजरांवाला, कोयटा और पता नहीं कहाँ कहाँ जल से जुलूस करके यहाँ तक, और 4 तारीखें लॉन्ग मार्च ही आगे ले जाकर उसके बाद आज यहाँ पहुँचे हैं, और आज फिर वही है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, तो आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं मगर मलिक साहब देखिए, जो इस्तीफों का डिसीजन है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैसला है,
और वो कंसेंसस के साथ होना है। और हम ये समझते हैं कि देखिए जो सेनेट का इलेक्शन था, हमारे 83 वोट सर ये कंसेंसस नहीं था, आपकी पीडीएम की पहली मीटिंग में भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो आप लोगों को गलत दिलासे तो मत दिलाएं ना। बताइए कि अंदर रियलिटी ये है, रियलिटी ये है कि पीपल्स पार्टी रिफ्यूज टू रिजाइन डे 1, पहली पीडीएम की कहानी थी ये। पीपल्स पार्टी ने अक्सर मौकों के ऊपर, आप बिलावल साहब की स्टेटमेंट चलाएं, आप जरदारी साहब की चलाएं, इस्तीफे उन्होंने मांगे भी थे, उनकी पार्टी में से इस्तीफे आना भी शुरू हो गए थे, और इस्तीफों का उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले से पब्लिकली कहा कि जी हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई अभाम नहीं है। तो उनके स्टांस में एक दो दफ़ा शिफ्ट ज़रूर आया है, मगर उनका एक अंदर से जो पहले दिन से स्टांस था वो यही था कि उनका टिल्ट इन हाउस चेंज की तरफ है, और वो शुरू से ये कहते थे कि जी इसकी शुरुआत पंजाब से की जाए, बुजदार सरकार को घर भेजा जाए, और उसके बाद एन से उस्मान जब घर जाएंगे तो एन से इमरान कमज़ोर हो जाएंगे। ये उनका एक स्टांस था, मगर हमारी ऑब्वियसली राय से मुख्तलिफ थी, और JUIF की राय हमारे से भी बढ़ के इस्तीफ़ों के ऊपर वो बिल्कुल तुले हुए थे, और उनका ख्याल था कि इस्तीफ़े देने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये देखिए इख्तलाफ राय होना, मुख्तलिफ स्टांस होना, ये कोई इतने की बात नहीं है। अताउल्लाह तारड़ साहब के सामने सारी सूरत मौलाना फजलुर रहमान है, वो एक खुदकुश मिशन के ऊपर थे, और खुदकुश मिशन का एक ही पर्पस था कि ये असम्बलियाँ टूटें, दोबारा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो और उन्हें पार्लिमान का हिस्सा बनने का मौका मिले। जरदारी साहब सियासी खुदकुशी करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। आपको अल्टीमेटली ये भी अब पता चल गया है कि नो कॉन्फिडेंस लानी कितनी मुश्किल है। आप सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर अपने वोट मुस्तरद होते, डिप्टी चेयरमैन में वोट टूटते देख चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आप नहीं ला सकते, आप जोर लगा के देख लें, आप नहीं ला सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनको धक्का देकर गिराने की कोशिश ना करे। ये चीज कामयाब नहीं हो सकती, एंड यू आर नॉट इन दैट पोजीशन कि आप ये कुछ कर सके। अब पता नहीं किस ख्याल में आप इस्तीफे भी नहीं दे सकते। आप मैं आपको अर्ज करूं, देखिए ये बात तय हुई थी गिलानी साहब के इलेक्शन से पहले, और ये पीपल्स पार्टी से खुल के बात हुई, अगर आपको याद हो, कि नो कॉन्फिडेंस की तरफ तब जाया जाएगा जब पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतेगी। देखिए वो इलेक्शन उन्होंने जीत के दिखाया, मगर जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया वजीर आजम की तरफ से, इससे बेहतर था कि ना लेते। 3 चीज को बुला के बिठाया गया, गवर्नर्स को बिठाया गया, पार्लियामेंट लॉजेस के गेट बंद किए गए, लोगों के दरवाजे पूरा कर लिया ना, चाहे उसके लिए बंदे छांगा मांगा ले जाने पड़े या भूरबन ले जाने पड़े, बंदा वोट कॉन्फिडेंस में पूरा हो गया, दोबारा भी पूरा हो जाएगा। आप देखिए सेंटर में नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। मैं एक दावा करूं, मैं एक दरवाजा खुला है चीफ मिनिस्टर वाला, और वो दरवाजा जाता है चौधरी परवेज लाई के घर से होके। मैं चले मलिक साहब इसको ब्रेकिंग समझ लें। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से एक रात पहले इनके 16 अरकान से हमारा राता था 4 से मेरी अपनी बात हुई, उनमें से 4 इस्तीफों पर आज भी तैयार हैं कि हम बाय इलेक्शन भी लड़ने को तैयार हैं। इनकी जमात के लोग, उन्होंने कहा जी टाइम ठीक नहीं है, हमारे पे प्रेशर बहुत है। वो 16 का क्या फायदा सर? नहीं, वो फाड़ के फेंक दिया। मगर लोग वो कहते हैं मैदाने जंग में जो मुक्का याद ना आए वो बाद में अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, यही कहावत है। तो अब उस 16 का कोई फायदा नहीं सर। लोग कहते हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जा चुका है, जिससे 16 का फायदा है ना, 178 वोट। नहीं मगर 16 तोड़ लेते उस दिन तो वो अगला इलेक्शन के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। वो अगला इलेक्शन तो आएगा 2023 में। तारड़ साहब, ये ट्रक की बच्ची है जिसके पीछे आप लोगों को लगा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचने वाले ना आप ना इस तरह आपके लोग कहीं पहुंचेंगे। लोग इस्तीफों के लिए भी तैयार है, मगर मलिक साहब बात ये है जिन प्रेशर के तहत उनको रोका गया वो भी किसी वक्त तमाम के सामने आ जाएगा। मत करें इस्तीफे दें, आप नहीं इस्तीफे देंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इस्तीफे दें, सुबह जाइए पार्लियामान में इस्तीफा दीजिए। नहीं देंगे आप। 2 लोगों ने आपके गलती से वो इस्तीफा जमा करवा दिया था, माफी करके स्पीकर से वापस लेकर आए थे। खुद कैप्टन सफदर का भाई वापस माफी करके लेकर आए, गलती से इधर आ गया। हिम्मत करिए मलिक साहब, मैं अभी भी स्टैंड करता हूं कि वो जाली इस्तीफे थे। मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। सबसे पहले मेरे अपने छोटे भाई ने इस्तीफा पंजाब असेंबली से जमा कराया। ये जरताजपुर की मेहरबानी है, उन्होंने आपके इस्तीफे वापस करवा दिए, नहीं तो 2 बंदे तो आपके गए थे। कैप्टन सफदर का भाई भी गया था। देखें
इस्तीफे तब मौसर होंगे जब सारी जमातें एक पेज पे होंगी, और इस्तीफों का एक जमात अगर देगी नहीं दूसरी देगी तो उसका फायदा नहीं होंगी। आज पीडीएम का नहीं होंगी, आज पीडीएम का मुश्तरका एलामिया आ जाएगा 2023 का इंतजार करें, जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो हमारा लाहेअमल क्लियर होगा। किसी वीट क्राइसिस या शुगर क्राइसिस का दोबारा इंतजार करें। जरताज गुल अभी तो अपोजिशन फ्लैट हो गया जी, खुद ही अपने वजन से खुद ही गिर गई है, आप नहीं गिरा सके, खुद ही गिर गई। देखिए हम तो पहले से कहते हैं कि मरियम बाजी जो है वो हमारी मैन ऑफ द सीरीज़ हैं। वो जब भी ब्लंडर करती हैं, जब भी इस तरह की कोई हरकत करती हैं, उसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और जो डैमेज PMLN को मरियम बाजी ने खुद किया है वो हम नहीं डैमेज कर सकते थे। शायद ये मरियम से ज़्यादा जो मेरी इसके ऊपर अगर इंडिपेंडेंट ओपिनियन पूछें तो पीपल्स पार्टी की सियासत ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट को जफ्फा डाल के रखना। जरदारी साहब के ऊपर 150 अरब के फेक करेंसी अकाउंट्स के केस थे, फरियाल पकड़ी हुई थी। अब बद्दी भी बाहर हैं, जरदारी साहब पोलिटिकल गेमिंग कर रहे हैं, ओमनी ग्रुप वाले प्ली बारगेन कर रहे हैं, तो उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो क्यों अपने आप को मुश्किल में डालेंगे? देखिए नदीम साहब, आप एक एंकर हो कि आपको ये इदराक है कि देखें, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि क्या PMLN में पुराने सियासी कारकुन वर्कर ख़त्म हो गए जिनको ये इदराक ही नहीं है? इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्होंने लेजिटिमेसी दी पूरे के पूरे पार्लियामेंट को। किसने दी? PMLN ने दी। इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, इन्होंने PDM के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, जिसको ये जाली कहते थे पार्लियामेंट को, उसमें खुद इन्होंने लेजिटिमेट कर दिया इलेक्शन प्रोसेस में ला के। अब ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम हुकूमत गिराएंगे? दूसरा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर पंजाब के अलावा, क्योंकि वो तो अनअपोज्ड हो गया था, हमारे भी बन गए, इनके भी बन गए, और वो शायद इन्होंने अकल की कि इस तरह पीपल्स पार्टी के ना बने। फेडरेशन के अंदर से, बलोचिस्तान के अंदर से, सिंध के अंदर से, KPK के अंदर से, PDM में जो एक जमात जो है वो बिल्कुल जिसका नामो निशान सेनेट के अंदर मिट गया, वो बेसिकली PMLN है। और मैं बार बार कहती हूँ कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये अभी भी दीवाने, ये अभी भी खुश हो रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की कोई अचीवमेंट है गिलानी साहब की, जिसके ये लोग तजवीज़ कुनिंदा थे, जिसको एलिजेड ज्वेल थीफ कहा गया था FIA ने इनके दौरे हुकूमत में। इसके ऊपर ये अभी भी खुशियाँ मना रहे हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सरासर लॉस के अंदर है, और अगर इसके ऊपर भी ये पर्दा डालना चाहते हैं, ये ज़बरदस्ती ट्रक की बत्ती के पीछे चलना चाहते हैं। जरदारी साहब ने इनका पर्दा नहीं रखा, जरदारी साहब ने इनके हया नहीं रखी, और वो बनता भी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रफाई इदारा नहीं होती। आप आते हैं कि किसी भी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप इलेक्शन प्रोसेस के बाद हुकूमत का हिस्सा बने। उनके पास सिंध की हुकूमत है। अगर आपकी दिल की यह ख्वाहिश है कि आप बुज़दार साहब को गिराना चाहते हैं, तो फिर मुराद अली शाह को क्यों नहीं गिराते हैं? मुराद अली शाह ने क्या सुरखाब के पर उसमें लगे हुए हैं कि आपको नहीं पता कि सिंध का उन्होंने 12 साल से बड़ा गर्क कर दिया, कुत्तों के काटने की वहाँ पे वैक्सीन नहीं मिलती, कराची रोशनियों का शहर जो वो गंजदा हो गया है, इनके तमाम गंदम जो है वो चोरी हो जाती है, 12-12 अरब की वहाँ पे फ्रॉड होते हैं, वहाँ पे वो आटे की बोरियों में से जो है वो मट्टी निकल आती है। वो कहते हैं कि 6 मिलियन टन जो है वो गंदम चूहे खा गई है, लड़काना जो है वो एड्स ज़दा हो गया है। तो अगर बुज़दार साहब के आप इतने खिलाफ है तो मुराद अली शाह ने कौन से कारनामे किए हैं? और मुराद अली शाह जो अभी भी 2.5 अरब से ज़्यादा तो उसके पेंशनर्स के जो है वो पैसे खा गया है। यानी कि आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी दुश्मनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर भी तो देखिए नदीम साहब, इन्होंने हर कोशिश कर ली। जमहूरियत में क्या होता है? जमहूरियत में यह होता है कि आप जो है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, बाकी पांचा पकड़ के, साजिश करके, पैसे के लेन देन करके, शिकंजा मार के, साजिश करके, अंधेरों में इस तरह वीडियो वो रिलीज करने से, खरीदो फरोख्त करने से आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकते हैं। आपको मौका दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 176 के बजाय 178 वोट लेकर आए। आप में तो जुर्रत ही नहीं थी क्या पार्लियामेंट में आते आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फेस कर सकते? आपने हमारे खिलाफ क्या खड़ा होता, आपने तो वॉक ओवर हमें दे दिया। तो हम तो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ज्यादा उसके जरिए है। बाकी अब आप कहते हैं कि जी हम इस्तीफे दे देंगे। देखिए आई एम सॉरी टू से, फिर वही बात है, मरियम बाजी की ससुराली रिश्तेदारों ने भी इस्तीफे की बात नहीं मानी। स्पीकर का चैम्बर उनके पीछे पीछे इस्तीफे देने वाले कहते हैं हम ये तो गलती से हो गए थे, ये तो व्हाट्सएप के जरिए हमारा मैसेज अलग तरीके से पहुंचा दिया। ये अब आप ना माने कि आपकी सियासत खत्म हो गई है। अगर आपको इतना शौक है कि आप तर्जमान बनना चाहते हैं जरदारी साहब की आज की मीटिंग के बाद भी, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकायदा तौर पर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जरदारी लीग के अंदर जम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सियासत खत्म है, आप उनके तर्जमान बने। आज आप में तो आज इतनी जुर्रत होनी चाहिए, एक ब्रेक ले लें। नहीं एक नदीम साहब, आज तो इनमें अतात अरड़ साहब में इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि जरदारी साहब से कोई सवाल करते। आज भी उनके तर्जमान बन रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट आपके लीडर के ऊपर अटैक किया कि आप में जुर्रत ही नहीं है कि आप यहाँ पे इनकलाब ला सके। आप आए और लीड करें, स्टीम रोल कर दिया नून लीग की सियासत को। एग्जैक्टली, आप ब्रेक ले लीजिए, हमारे एक ब्रेक ले लें, प्रैक्टिकली जब्त कर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो वो दोनों एक दूसरे के मुतल्लिक और एक दूसरे की जमातों के मुतल्लिक किस तरह के ख्यालात थे और क्या कुछ पब्लिकली कहते भी रहे, वो भी सुन लीजिए। इमरान जरदारी भाई भाई, मियां साहब आप क्या चाहते हो कि ये मुल्क सिर्फ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले? जरा मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, इमरान जरदारी। नवाज शरीफ पूरा सिस्टम को जेपटी में डालना चाहता है। तो तुम्हारी नवाज शरीफ से है, हथियार तुमने आसिफ जरदारी के आगे डाल दिए। वाह वाह। इस मुल्क का जमहूरियत को खतरा में डालना चाहता है। नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है। इमरान खान और जरदारी का जो गठजोड़ है वो नवाज शरीफ ने करवाया। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। जनाब, ये वो ख्यालात हैं तारड़ साहब जो दोनों जमातें एक दूसरे के मुतल्लिक रखती हैं, तो फिर जरदारी साहब आपको कहें कि मियाँ साहब सब्र का हौसला लो, तो ठीक ही कह रहे। देखिए मौलवी साहब, बात यह है कि हमारी तलखियाँ भी बढ़ी रही हैं और कुर्बत भी बढ़ी रही है, और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत माजी से सबक भी सीखा है। और पिछले चंद माह के दौरान आपने देखा है कि एक मिसाली जो है वो एक इत्तेहाद रहा, और स्पेशली बाई इलेक्शंस की मैं बात करूँ, वज़ीराबाद में ऑन ग्राउंड था, जिस तरीके से कायरा साहब ने वहाँ आके हमारी उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया। उसके बाद डस्का में भी यही सूरत हाल थी। मैं क्योंकि ख़ुद दोनों इलेक्शन में मौजूद था, पीपल्स पार्टी की हमें भरपूर हिमायत हासिल रही दोनों इलेक्शंस के अंदर, और उनके वोटर ने निकल के हमें वोट भी डाला, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। गिलानी साहब का इलेक्शन हो, आपके ख्याल में तो पंजाब के हल्कों में पीपल्स पार्टी का वोट है अभी? हमने तो इलेक्शंस के अंदर देखा था लाहौर में कितने वोट निकले थे। जी वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर उनकी पॉकेट ज़रूर हैं, पुराने उनके तंजीमी उहदेदार ज़रूर बैठे हैं। एंड हैविंग सेड दैट, 90 की दहाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत की तल्ख तरीन दहाई थी, जिसमें मामला सियासत से हट के ज़ातियात पे भी उतर आया था। और सर, इस तारीख में जाए बगैर अब पीडीएम का क्या बनेगा? आपका मुस्तकबिल तो तारीख नजर आता है। आप इस्तीफा अकेले दे नहीं सकते। वो पीटीआई वाले मजे से बाई इलेक्शन कहेंगे हम करवाते हैं, नून लीग वालों आओ इस्तीफा दो, या मौलाना फजल रहमान भी दे दे, इवन देन पीपल्स पार्टी साथ नहीं है, तो इस्तीफों की ऑप्शन तो आप फाड़ के फेंक दीजिए। आप क्या करेंगे? मैं बतौर सियासी वर्कर बड़ा पुरुमीद हूँ, और देखिए ये अभी क्या सराइयाँ हैं। अभी पीडीएम का मुश्तरका जो एक एलामिया है उसका ऐलान कुछ ही देर में कर दिया जाएगा, और जिन निकात पे इत्तेफाक हुआ है वो आवाम के सामने आ जाएंगे। मगर मैं इस बात को समझता हूँ कि आने वाले वक्त एक्चुअल जो अंदर आर्गूमेंट है वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी क्या सराई या ख्याल लड़ाई के ऊपर बातें नहीं कर रहे हैं। ये बातें जो आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज अंदर हुई हैं वो बातें रिपोर्ट हो रही हैं। नहीं, वो आप उससे मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मगर देखिए एक हर चीज का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का एक शान नजूल होता है, हर चीज की एक उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया तो आपका नवाज शरीफ से राब्ता हुआ? वो आएंगे पाकिस्तान? जरदारी साहब तो कह रहे हैं ना नवाज शरीफ को बुलाए पाकिस्तान, जेल जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, इस्तीफा देते हैं तो इकट्ठे देते हैं, नवाज शरीफ को पकड़ा देंगे सारे इस्तीफे। जो मेरा जो कहने का मकसद है वो तो नवाज शरीफ का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है सर, वो तो बता दें, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, जेल में इकट्ठे जाएंगे, इस्तीफा भी इकट्ठे देंगे, तो क्या कहते हैं मियां साहब? अभी जब मुश्तरका एलामिया पीडीएम का आ जाएगा आपके सामने सारी बात आ जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है सर वो तो आ ही जाएगा, लेकिन इस सवाल के ऊपर नवाज शरीफ का क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, मगर वो डिस्कशन, वो नवाज शरीफ का रिस्पांस पीडीएम के मुश्तरका एलामिया में आ जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जब डिस्कशन होती है इसका कोई कल्मिनेशन पॉइंट होता है, उसका कोई लॉजिकल एंड होता है, और उस पर जाके फिर तमाम लोग अग्री करते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। मगर मैं बतौर सियासी वर्कर पीडीएम का मुस्तकबिल बहुत रोशन देखता हूँ।
2018 वाला ये सिलेक्टेड इमरान खान नहीं है। इसने बहुत ग्राउंड लूज किया है। सेनेट के इलेक्शन हारने के बाद जिस शख्स को मिन्नत तरला करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े, ले लिया, रो पीट के ले लिया। तो मैं समझता हूं कि बहुत कमजोर हो चुका है, और अगर पीडीएम अपने पत्ते ठीक खेले तो इसको अगले चंद माह में इंशाल्लाह हम गिराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये हारा ताज से पूछता हूं कि पत्ते मुझे लगता है ताज आपके हाथ से गिर के ना वापस में आगे पीछे हो गए हैं कार्ड्स आपके, तो दोबारा तरतीब से लगाते हुए आपको दुश्वारी पेश आएगी। जरताज गुल, कार्ड्स तो आपको पता है नवाज शरीफ सब जब बाहर जाते होते थे बराक ओबामा के सामने, तो आपको पता है वो घुटनों के नीचे उनकी वो पर्चियाँ गुम जाया करती थी, आपस में सवाल कुछ होता था जवाब कुछ होता। आज पीडीएम वालों का और स्पेशली पीएमएलएन का यही हाल है। अभी अपने ऊपर वो गलत फहमी करके या दूसरों का अभी इलामिया जो भी मर्जी आ जाए, लेकिन जो अंदर की जो असल कहानी है वो तो नहीं छुपती ना। और असल कहानी ये कि इनके अंदर जो है वो दरार पड़ चुकी है, और मेमोरी का भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में इशू आ गया है, क्योंकि मेमोरी तो अभी पिछले हफ्ते की, और उस मेमोरी के अंदर तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद आप जो कह रहे हैं कि जी हमें बड़ी बुरी तरीके से हार हुई, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल में पीएमएलएन सदमे से दो चार है, वरना इनको शायद पता नहीं है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तो पीटीआई का मुंतखब हो चुका है, और बड़ी भारी अक्सरियत एक रास्ता है उनके पास, उस्मान बुज़दार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, पंजाब में चौधरीज को साथ मिलाएं और बुज़दार साहब की छुट्टी करा दें। ये रास्ता भी है उनके पास। अगर इस ऑप्शन को उन्होंने एक्सरसाइज किया तो आपके लिए दोबारा वो दर्द-ए-सर बन सकते हैं। अच्छा नदीम मलिक साहब, बात ये कि मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त जो चैप्टर क्लोज हो चुका है और जो सियासत ख़त्म हो चुकी है, जिनका बयानिया बुरे तरीके से पिट चुका है और जो दूसरों के इशारों पे नाचते हैं और जिनकी अपना पॉलिटिकल माइंड और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बिल्कुल ख़त्म हो गई और उसको जरदारी साहब चला रहे हैं, तो वो तो बेसिकली पीएमएलएन है। जहाँ तक बुज़दार साहब की बात है, बुज़दार साहब तो देखें, बुज़दार साहब चूँकि काम करते हैं हर उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना रहे हैं, पूरे पंजाब को सेहत इंसाफ कार्ड वो दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनकी जो दिए हुए ऑरेंज ट्रेन थी जिसकी सालाना 1100 अरब की सब्सिडी देनी पड़ रही थी, जो इन्होंने कर्जों में जकड़ा हुआ जो है वो पंजाब छोड़ के गए थे। ये तो कहते ना कि हम हमारे खादिम आला के दौर में बड़ी तरक्की हुई थी। इन्होंने पीएमएलएन ने एक ही काम बड़े अच्छे तरीके से पूरी ज़िंदगी में किया है, और जो इनको उसमें मास्टर्स भी हासिल है और बड़ी ईमानदारी के साथ किया, वो करप्शन है। इन्होंने अपने जायदादें बनाई, शहबाज शरीफ की जायदाद बढ़ गई, नवाज शरीफ की जायदाद बढ़ गई, मरियम बाजी की जायदाद बढ़ गई, ना बढ़ी तो पंजाब के लोगों की बढ़ी। उनकी सेहत ना ठीक हुई, उनके स्कूल ना ठीक हुए, उनके कॉलेजेस ठीक नहीं हुए, उनके हॉस्पिटल ठीक नहीं हुए। इन्हीं के दौर में अगर आपको याद है तो अंडर पासिस के नीचे खवातीन जो है और बच्चों रिक्शे में बच्चे जो है वो जन्म लेते थे, अपना इलाज करवाना तो ये बाहर जाते हैं। आज भी जब मरियम बाजी से जरदारी साहब ने कहा कि आपके वालिद मोहतरम नहीं आते, तो उन्होंने कहा आप गारंटी दें कि जी नवाज शरीफ की जान को खतरा यहाँ पे नहीं होगा। कमाल दे कि ये लोग इनकलाब लेकर आएंगे, ये सवाल करेंगे किसी से कि जी हम इनकलाब लेकर आए, जो इतने डरपोक हों तो लंदन जाके बैठ जाएं। इनके बयानिए को देखें तो इसलिए एक्सेप्ट कर दें रियलिटी को। रियलिटी यही है, दो चीजें रियलिटी यही है कि बुज़दार साहब ही वज़ीर आला रहेंगे। ये अपने आप को खुद साख्ता खादिम आला फीते काटने अपने आप को वो समझ लें, ये दौर खत्म हो चुका है। दूसरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज्यादा मजबूत हुए, हम ज्यादा इस कौम की खिदमत करेंगे और हमें अपने वोट पे फोकस है। इंशाल्लाह हम अपना ग्राउंड बना रहे हैं, हम तो नेक्स्ट इलेक्शन जीतने की तैयारी करें। ये जरदारी के हाथों में खेल रहे हैं, इनको मुबारक हो, इनका बयान है। और मैं पहली मशवरा देख चुकी हूँ कि अपनी पार्टी को जरदारी के खिलाफ अदम एतमाद क्या ऑप्शन है आपके पास? चौधरी परवेज लाई को साथ मिलाकर आगे बढ़ने रिजेक्ट कर चुके हैं। जी तारिर साहब देखिए, नहीं आप 1-on-1 कर लें बीबी के साथ, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। मलिक साहब आप हुक्म करें, आप कल कर लेते हैं, आप कर लें 1-on-1 उनके जी। तारिर साहब स्टूडियो में मौजूद है, जरा आवाज भी बेहतर आ रही है। अच्छा मैं बोल लूं जी, इजाजत है मुझे? अच्छा मलिक साहब बात ये है कि ऐन से उस्मान और ऐन से इमरान की पट्टी जिसने इसको पढ़ाई
और वसीम अकरम प्लस का लकब जिसने जिलवाया, वसीम अकरम तो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलिंग करता था, बोल्ड करता था, एलबीडब्ल्यू करता था। ये अंडर आर्म वाला बॉलर जिसको उठा के ले आए हैं, हमारा ख्याल था कि वो डेरा गाजी खान को लाहौर बनाएगा, उसने लाहौर को डेरा गाजी खान बना दिया है। मैं किस चीज का जिक्र करूं, मैं इधर मॉडल टाउन में बैठा हूं, मेरे इस सेक्रेटेरिएट के बाहर कचरे के ढेर लगे हैं, बसें बंद हैं, इनके पास पैसे खर्चने को है नहीं, अस्पताल वीरान हो गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। एक धेले की इसने ईंट नहीं लगाई है पिछले 2.5 साल के अंदर। एक तहसील आप बताइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे उस्मान बुज़दार के खिलाफ? जो मैं जरा अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल कर लूं। एक बंदा जो तहरीके इंसाफ का रुकन नहीं था, फरवरी 2018 में मुस्लिम लीग नून में था, मई में उसने जनूबी पंजाब महाज ज्वाइन किया क्योंकि उसके जाती ताल्लुकात थे कुछ लोगों के साथ, इक्तदार का हुमा उसके सर पे बिठाया गया और आज तक जिद है कि यही वजीर आला रहेगा, चाहे पंजाब की अवाम का कबाड़ा हो जाए। मुझे इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बताइए, मुझे इसका मेरिट बताइए। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये बताइए। शहबाज शरीफ लगाऊं, जब कोरोना आया तो उसने कहा ये बताओ ये कोरोना काटता कैसे है। ऐसे शख्स को पाकिस्तान के सबसे बड़े सर उसके ऊपर नोटिस हो गया था जिसने ये छापा था। अगर आप कह रहे हैं तो आपको नोटिस मिलेगा, इसके ऊपर तैयारी रखिएगा। ये बताइए, नो कॉन्फिडेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे? मैं तैयार हूं मलिक साहब, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का और पंजाब में जो उनकी गवर्नेंस थी उसका मुकाबला है? मुझे आज आप हाँ या ना में जवाब दें, मुझे बताएं कोई मुकाबला है? सर नो कॉन्फिडेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये दोनों आते हैं, घुमा रहे, स्पिन कर रहे। मेरे ख्याल में देखिए नो कॉन्फिडेंस पंजाब के अंदर अगर तो हम इस पे बैठ के कोई तय कर लें और पीडीएम एक पेज पर आ जाए, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी ऐसी सियासी जमात का वजीर आला बुग़्ज़े इमरान में बनाना चाहिए जिसकी सीटें कम हों और वो हमारे 160 मेंबर्स के ऊपर आके वजीर आला बैठ जाए। मगर जब तक ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान रहेंगे, पंजाब तबाह हाल रहेगा। पंजाब को जो इस्लामाबाद से रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की जा रही है और जो तबाही हो गई है, कोई महकमा आप उठा के देख लें मलिक साहब, हर जगह तबाही है। ब्रेक ले लूं, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आप नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, ये आपका फाइनल है कि नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे। चौधरी को साथ मिला के उनको वज़ारत आला पेश नहीं करेंगे। ब्रेक ले लें, सब ब्रेक ले लें। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज खुद एहसास करना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ज़रताज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने का एक बाकायदा आईनी तरीकाकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफरेंस फाइल करते हैं। डस्का के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने एक तगड़ी पोजीशन इख्तियार की तो आप लोग कुछ खफा हो गए हैं और एक आपके ऊपर फैसला आने वाला फॉरेन फंडिंग का। मुझे लगता यह है कि आप उसकी पेशबंदी में अटैक कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके हाथों के लगाए हुए अरकान और चेयरमैन। देखिए मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखती है और जब भी हमें इवन नैब के कोर्स में बुलाया जाता है, हम नैब के ऊपर हमला करके पथराव नहीं करते, हम आला अदालतों को गालियाँ नहीं देती, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर नहीं आते PMLN की तरह, और ना ही हम इदारों को मिलान करते हैं। ये जो सारी कहानी डस्का से शुरू हुई या फिर ये जो अभी सेनेट के अंदर हुआ, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हम बार बार क्या कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि सेनेट जो एक स्टेट की अलामत है, वहाँ पे हमेशा बकरा मंडी लगती है, पैसे चलते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है। और स्पेशली जब गिलानी साहब के बेटे ने की जो वीडियो आई और उसमें उन्होंने कन्फेशन भी किया बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ जी ये वही थे और वो वोट के तकद्दुस को पामाल करने के तरीके और पैसे बता रहे थे कि आपने निशान लगाने हैं तो हम आपको 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी देंगे। तो पैसे भी उसी तरीके से चले, उसी तरीके से ख़रीदो फरोख्त भी हुई और जिसकी वजह से हमारी अददी अक्सरियत होने के बावजूद भी गिलानी साहब जो है वो सेनेटर बन गए। अब हमारी मोहम्मद ने 54 वोट्स कैसे लिए? जी अभी इसके ऊपर भी आते हैं। तो अभी हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने की जंग कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो हारने वाला है वो भी कुछ नहीं कहे, जो जीतने वाला है उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं। लेकिन आप कंफ्यूज लगते हैं, आप बयानात में कल शफकत साहब, आज फवाद, अब आप कल कोई और बयान देगा तो आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, आप उनको हटा नहीं सकते। आप उनके ऊपर रेफरेंस फाइल करिए अगर मिसकंडक्ट है, कोई रॉन्ग डूइंग की है उन्होंने
अदरवाइज बयानबाजी से तो आप उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दबाव में हमने किसी को क्या लेकर आना है। तो बहरहाल उसके अंदर जब ये सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त हुई, सेनेट के अंदर पैसे चले, और ये जो हम रेफरेंस सदारती रेफरेंस हम लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए, तो वो तो नहीं हुआ। साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। तो वो तो नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ये कहना कि ये उनकी एक आईनी जिम्मेदारी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे पता था तारा साहब से पूछेंगे, ये अब इलेक्शन कमीशन के तर्जमान बन जाएंगे, कोई तर्जमान बनने की कोशिश ना करें। मैं जरा इस पे अर्ज करता हूं, करवाना चाहिए। मैं जिसका भी तर्जुमान छोड़े, मेरी अर्ज ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या जो लोग इनके बिके हैं, जिन्होंने पैसे लिए, उनके नाम पब्लिक करने को ये तैयार हैं? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू निकालें उनको पार्टी से। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो तो उन बिके हुए लोगों से भी लिया जाता है जो पैसों के एवज बिके होंगे। नंबर 2, परवेज खटक साहब ने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे, मुझे जरा अर्ज करने दे मलिक साहब प्लीज। मलिक साहब मैं अर्ज करता हूं, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट थी तो परवेज खटक साहब ने वो पर्ची निकाली और कहा कि राजा सुल्तान सिकंदर हमारा कैंडिडेट है। आज उसके खिलाफ ये रेफरेंस तैयार कर चुके हैं। 2 हफ्ते पहले मुझे एक जराए ने बताया कि ये रेफरेंस तैयार है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना चाहते हैं क्योंकि इनको मैच फिक्स करने की आदत पड़ गई है। ये चाहते हैं कि हर इदारा इनके साथ फिक्स करके मैच खेले, जो इनकी मर्जी के खिलाफ जाए, जो धांधली को पॉइंट आउट करे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत मैं अफसोस के साथ कहता हूं, बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एनआरओ फैसल वाडा को दिया गया, उसका पूरे मुल्क में किसी के पास जवाब है या उसका कोई जवाब है कि 2 साल ताखीर में रखने के बाद, ज़ेरे इल्तवा करने के बाद, उस डुअल नेशनैलिटी होल्डर को डुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड कराया गया कि वो एक जगह से रिजाइन करे और दूसरी जगह जाके बैठ जाए। इसकी को मिसाल मिलती है। ये इस तरीके से मैच फिक्स करना चाहते हैं हर जगह पे। अब ये नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है, आप उनको ब्लैकमेल करें जिस तरह आपने चेयरमैन नैब की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया था। मगर देखिए, जिस तरह चेयरमैन नैब को उन्होंने ब्लैकमेल किया, हर बंदा इस मुल्क में ब्लैकमेल नहीं होगा। हर मैच फिक्स करके नहीं खेला जाएगा। अब आपकी बारी आई है, अब भुगतें। अब इलेक्शन कमीशन आजादाना फैसले करेगा। आप चलें, छोड़े इस बात को। चेयरमैन नैब की वीडियो वैसे आपके पास, चेयरमैन नैब की आपके पास, भाई जिस वीडियो का फॉरेंसिक करवाना है ना, मरियम बाजी से करवाना है, उनको पता है कि कौन सी वीडियो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।